हे गाइस, दिस इज मयूरी भागवानी। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन लेते हैं। हु इज करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आप सभी को पता होगा, श्री रामनाथ कोविंद is the current president of India and he is the 14th president of India. Okay, this fact is important. अब पॉलिटी की तरफ चलते हैं अगर, तो प्रेसिडेंट के बहुत सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे कौन से आर्टिकल में वो टॉपिक मेंशन है, कौन सा शेड्यूल है, कौन सा पार्ट है, ये सभी हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। ओके, so this is the introductory note about the president. See, इंडियन डेमोक्रेसी एक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, जहाँ पे प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड रहता है जबकि प्राइम मिनिस्टर रियल हेड रहता है। इसीलिए प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया में हेड ऑफ इंडियन स्टेट है, हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रहेंगे। ठीक है, जो पावर्स एंड रोल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो सिमिलर है टू द किंग अंडर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब जो इंग्लैंड में क्वीन, किंग या क्राउन का रोल रहता है वही इंडिया में प्रेसिडेंट का रोल रहेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव है। हम सभी को पता है कि जो इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ। जो लेजिस्लेटिव रहता है वो लॉज बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव लॉज को एनफोर्स या लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, और जुडिशरी लॉज की वैलिडिटी चेक करता है कि कहीं ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं ये फंडामेंटल राइट्स को तो वायलेट नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली जुडिशरी का काम जुडिशियल चीज़ों को लेकर होता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। अब जो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना, वो आर्टिकल नंबर 52 से 78 के बीच में मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इफ वी टॉक ऑफ प्रेसिडेंट एक्सक्लूसिवली, तो ये इनके बारे में आर्टिकल नंबर 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अभी हमने बात करी थी यूनियन एग्जीक्यूटिव की, कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। पहले रहते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। ओके, सो ये पांचों जो हैं, इन पांचों के बारे में मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 52 से 78 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। जब हम इलेक्शन की बात करें अब कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं वो मेंशन है 2 आर्टिकल्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हैं आर्टिकल नंबर 54 एंड 55। माइंड यू, प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन जो या रोल जो था वो मेंशन था आर्टिकल नंबर 52 में, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 54 एंड 55 में मेंशन्ड है। अब इलेक्शन से रिलेटेड 3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन रहता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब कि हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हमारे बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब एमपीज, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, इसीलिए इनडायरेक्ट हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कब होते हैं? जब हम खुद जाते वोट देने प्रेसिडेंट कौन बनेगा हमारा, उसके लिए। सेकेंड है वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट। जो भी एमपीज और एमएलए इसमें वोटिंग करते हैं वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू करते हैं। तीसरा है दिस इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? देखो, इलेक्शन के 2-3 तरीके रहते हैं। उसमें एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एक होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो एक सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को मैं आपको शॉर्ट में एक समझा देती हूँ। सपोज कि ये एक बैलेट पेपर है, ठीक है, किसी भी वोटर का ये एक बैलेट पेपर है। इलेक्शन जो है उसमें 4 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, और उन चारों को कुछ ना कुछ रैंकिंग मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ पोजीशन पे वोट्स मिलेंगे। सपोज कि जिस वोटर का ये बैलेट पेपर है उसने ए को रैंक 1 दिया, सी को रैंक 3 दी, सी को रैंक 2 दी, डी को रैंक 3 दी और बी को रैंक 4 दी। तो ऐसे हर कोई ABCD चारों को
अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ रैंक्स देगा, ठीक है। तो सपोज कि टोटल वोट्स जो हैं वो 100 हैं, ऐसे 100 बैलेट पेपर्स हैं, ऐसे 100 वोटर्स हैं जिन्होंने ऐसे ABCD को कुछ कुछ वोट्स दिए हैं। तो जो रैंक 1 वोट है ना, वो कितने लोगों को कितने मिले हैं वो चेक करते हैं। तो A को इतने, B को इतने, C को इतने और D को इतने मिले हैं, ठीक है। अब इसमें ये चेक करेंगे कि सबसे कम वोट रैंक 1 के लिए किसको मिले हैं। तो B को सबसे कम वोट्स मिले हैं रैंक 1 के लिए। इसका मतलब अब हम B को बोलेंगे कि भैया तुम तो बिल्कुल ही नहीं बन पाओगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट तुम नहीं बन पाओगे तो तुम्हारे जो वोट्स रहेंगे वो A, C और D में बट जाएंगे, ओके। और ये अब D हट गया इस इलेक्शन प्रोसीजर से ही, अब A, C और D के बीच में कंपटीशन चलेगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन तब तक चलता रहेगा जब तक उतने वोट्स नहीं हो जाएं जितना कि इलेक्टोरल कोटा में मेंशन्ड है। अब ये इलेक्टोरल कोटा क्या है? प्रेसिडेंट के केस में ये इलेक्टोरल कोटा है 50% वोट्स प्लस 1 वोट, ठीक है। सपोज 100 वोटर्स हैं तो 50% प्लस 1 मतलब 51 वोट्स अगर किसी भी कैंडिडेट को मिल जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो तब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा इन अ प्रोपोर्शनल वे। जो भी पर्सन को इतने वोट्स मिल जाते हैं जब भी, तो वो बन जाएगा प्रेसिडेंट, ओके। हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो मिलके बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहेगा? पहली चीज़ ध्यान रखना कि इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही रहेंगे, चाहे वो किसी के भी हों। जैसे कि पहली चीज़, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट and elected members of legislative assemblies of 2 union territories, that is Delhi and Puducherry। देखो जम्मू कश्मीर अभी अभी यूनियन टेरिटरी बना है लेकिन उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल कॉलेज, तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे इन सभी के, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके लिए मैंने एक अलग से स्लाइड इसलिए बनाई है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्टोरल कॉलेज में, कौन नहीं होता है इसका पार्ट। तो अब कौन कौन इसका पार्ट नहीं होगा? पहली चीज़, नॉमिनेटेड मेंबर। किसी भी उसके नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं, राज्यसभा, लोकसभा दोनों के नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं रहेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के दोनों लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्ट नहीं रहेंगे, और अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसके मेंबर्स भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। सपोज आपके मन में आए कि मुझे भी प्रेसिडेंट बनना है, तो आप क्वालिफिकेशंस पता होनी चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? पहला है, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स इन एज, ठीक है, कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। देन यू शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये चीज़ याद रखना। इसमें क्यों बोल रही हूँ ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे यही चीज़ राज्यसभा के रिस्पेक्ट में कहते हैं कि जो पर्सन क्वालिफाइड होगा इलेक्शन के लिए एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा वो होगा एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फॉर प्रेसिडेंट यू मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। Then you should not hold any office of profit under any government, union or state, okay। अब बात करते हैं टर्म की, कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टर्म क्या होता है। तो प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 ईयर्स, जो मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 56 में। Oath is mentioned in article number 60 and it is administered by Chief Justice of India। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो उनको ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट रह चुका है वो कितनी भी बार इंडिया में वापस से प्रेसिडेंट बन सकता है, तो ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 57। अगर हम यूएस की बात करें ना, तो यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ 2 टर्म्स के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है, मतलब 2 टेन्योर वहाँ पे हो सकते हैं, और वहाँ पे टेन्योर कितना होता है किसी प्रेसिडेंट का? 4 साल। इंडिया में कितना होता है? 5 साल।
जब बात करते हैं रेजिग्नेशन की, तो रेजिग्नेशन के टाइम पे क्या होता है, सपोज किसी प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है टर्म खत्म होने से पहले, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आता है इम्पीचमेंट। ठीक है, अब जब इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के मेंस के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, और इम्पीचमेंट वर्ड जो है ना स्पेसिफिकली वो सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और किसी के भी रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और ये मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 61 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और एक है आर्टिकल नंबर 52 जिसके बारे में हमने इनिशियली पढ़ा था, जिसमें रोल ऑफ प्रेसिडेंट और इंट्रोडक्टरी रोल दिया हुआ है प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का वो हमने बोरो किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अब जैसे सपोज प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो कुछ ग्राउंड होना चाहिए उसके लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही ग्राउंड मेंशन्ड है, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस तरह का वायलेशन वगैरह, सिर्फ ये मेंशन्ड है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी द सिंगल ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ दिस इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि कोई नॉन जुडिशियल बॉडी या नॉन जुडिशियल अथॉरिटी जब जुडिशियल वर्क्स करे, जैसे कि किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करे, किसी को समन करे, किसी को नोटिस जारी करे, या किसी को रिमूव करे, किसी को पीनलाइज करे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। मतलब कि जुडिशियल काम एक नॉन जुडिशियल बॉडी कर रही है फॉर अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांस है इम्पीचमेंट। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगी कैसे हुआ ये क्वासी जुडिशियल, कि कौन सी नॉन जुडिशियल बॉडी इंक्लूडेड है, क्या ऐसा काम कर दिया उन्होंने। ठीक है, और अब इसके बाद कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है ना वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउसेज में इनिशिएट हो सकती है। ठीक है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का अगर रिमूवल करना है आपको तो वो सिर्फ राज्यसभा में जब चार्जेस इनिशिएट होंगे तभी हो सकता है। उसके अलावा कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इम्पीचमेंट में, मतलब कौन क्या वोटिंग करेगा तो इम्पीच होंगे प्रेसिडेंट। तो जो मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं ना इसमें, वो होते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब इधर ये ध्यान देना कि ये सिर्फ इलेक्टेड नहीं है, ये इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात हो रही है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमने इलेक्शन के टाइम पे देखा था तो वहां पे कौन कौन मेंबर्स इन्वॉल्व थे इलेक्टोरल कॉलेज में, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहाँ पे कौन कौन इम्पीचमेंट में शामिल है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, ना इलेक्टेड ना नॉमिनेटेड, तो ये चीज ध्यान देने वाली है। अब ये जो है ये मैंने एक साइकिल बनाई है कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कैसे चलता है। तो सबसे पहले चार्जेस इनिशिएट होते हैं किसी भी हाउस में, सपोज कर लेते हैं लोकसभा में इनिशिएट हुए। उसके बाद जब इन चार्जेस पर 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस साइन कर देते हैं तो जाके ये चार्ज रिजोल्यूशन बनते हैं और इसके आगे फिर प्रोसेस बढ़ती है। जब चार्जेस 1/4 मेंबर ने साइन कर दिए हाउस के तो 14 डेज का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। ओके, और उसके बाद रिजोल्यूशन को साइनिंग के लिए रखा जाता है हाउस में। अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप से वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है हाउस में, सपोज लोकसभा की बात कर रहे हैं कि लोकसभा में चार्जेस इनिशिएट हुए, तो लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 मेंबर्स अगर इस रिजोल्यूशन पे साइन कर देते हैं तो ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा और अब ये दूसरे हाउस में जाएगा। सपोज गया अब राज्यसभा में। ठीक है, इट इज अ सपोज वर्ड। ठीक है, कि किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकते हैं। उसके बाद जब रिजोल्यूशन पास हो गया अभी जाएगा दूसरे हाउस में। दूसरे हाउस में जाने के बाद सबसे पहले चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उस हाउस के द्वारा। जैसे अब सपोज राज्यसभा में आया तो अब राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो चार्जेस लोकसभा में लगाए गए थे वो सही है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से पता चलेगा कि ये क्वासी जुडिशियल है। देखो ये नॉन जुडिशियल बॉडी है,
जो भी हाउस है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा जो भी है, ये नॉन जुडिशियल बॉडी है, लेकिन काम क्या कर रहा है, जुडिशियल, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। अगर ये चार्जेस जो इन्वेस्टिगेट करे ये सस्टेन हो जाते हैं, मतलब सही पाए जाते हैं, तो अब रिजोल्यूशन की बात आती है। अब सपोज रिजोल्यूशन की बात आई, तो रिजोल्यूशन अगर दूसरे हाउस में भी 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है, तो फिर इसको बोलेंगे कि प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, मतलब प्रेसिडेंट का रिमूवल हो चुका है, प्रेसिडेंट इम्पीच हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। क्या प्रेसिडेंट के रिमूवल या प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं वो सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट किए जा सकते हैं? नहीं, दोनों हाउसेज में इनिशिएट किए जा सकते हैं। दूसरा, किस टाइप की मेजॉरिटी की जरूरत होती है इम्पीचमेंट के रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ओके। तीसरा, क्या इम्पीचमेंट एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है? हाँ, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्या इम्पीचमेंट के टाइम पे प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाता है? तो हाँ, 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। इम्पीचमेंट की बात हमने कर ली। क्या होगा अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है? तो मतलब प्रेसिडेंट तो है नहीं हमारे पास और कोई और कैंडिडेट भी नहीं है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत के आया हुआ हो, तो वैकेंट हो गई सीट। अब क्या करें? तो सपोज टेन्योर खत्म हो गया प्रेसिडेंट का, 5 साल का जो टेन्योर होता है वो खत्म हो गया प्रेसिडेंट का, तो उस केस के लिए क्या होता है कि इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। 5 साल का जब जो टेन्योर है वो खत्म हो उससे पहले ही इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। इन जनरल केसेस, सपोज किसी केस के कारण, किसी भी सिचुएशन के कारण डिले हो गए इलेक्शन, तो क्या होगा? तब तो सीट वैकेंट हो जाएगी टेन्योर खत्म होने के बाद। तो जो अभी प्रेसिडेंट है ना, वो अपने टर्म के बियॉन्ड ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक हमारे पास नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते, ठीक है। रेजिग्नेशन सपोज हो गया कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, या प्रेसिडेंट की सडन डेथ हो गई, तो क्या होगा? तो उस केस में इलेक्शंस शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। जिस भी दिन वैकेंसी हो गई, जिस भी दिन सीट वैकेंट हो गई, उस दिन से 6 महीने के भीतर भीतर इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। और उतने टाइम के 6 महीने का जो टाइम पीरियड है, या जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं मिल जाता, तब तक उस सीट को कौन होल्ड करेगा? तो वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट will act as a president until the new president is elected. ओके, तो अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। सो हमने इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स पढ़ लिए प्रेसिडेंट के बारे में, उसके अलावा हमने इलेक्शन प्रोसीजर पढ़ा है, ठीक है। टर्म्स, ओथ, रेजिग्नेशन, रीअपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ लिया है, इम्पीचमेंट पढ़ लिया है, एंड आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट हमने देख लिए हैं, ठीक है। जिसमें आर्टिकल 61 के बारे में मैंने बताया था, जिसमें इम्पीचमेंट के बारे में दिया है, आर्टिकल 52 के बारे में बताया था, जिसमें इंट्रोडक्टरी रोल है। ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में बात करी। 54 एंड 55 में इलेक्शन प्रोसीजर मैंशनड है, ठीक है। सो वी कंप्लीटेड दीज थिंग्स, सो सेलिब्रेशन टाइम। एंड नाउ आई एम लीविंग यू बिहाइंड विद दिस क्वेश्चन। पॉज करना वीडियो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर रहेगा ओनली 1 and 2, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।